हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ माई एन ट्रिपल आई टी यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये वीडियो लेक्चर आपके पाइथन पर होगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके ऊपर है और ये पहला लेक्चर है। इसके बाद से सारे लेक्चर सीरियल वाइज आते रहेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या पाइथन है, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको समझते हैं और इसको समझने से पहले हम समझेंगे लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, आपस में बात करने का, ठीक है, बातचीत करने का। अगर मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ बतानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, हम तो ये यूज करते हैं। बट बात ये आती है कि हम कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस को अपनी बातों को कैसे समझाएं। क्या वो भी हमारी लैंग्वेजेस समझने को तैयार हैं? नहीं, वो हमारी लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं, ना वो हम उनको सिखा भी नहीं पाएंगे। तो बात ये आती है कि हम अगर उन्हें अपनी कोई लैंग्वेज सिखा नहीं सकते तो उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई लैंग्वेज बनाई जाए जो ये लोग जानते हो, मतलब कंप्यूटर जानते हो, कंप्यूटर सीख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर उसे सीख सकता है तो हम भी उसे धीरे धीरे सीख लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसे ही लैंग्वेजेस को बनाया, ठीक है। उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है और इसीलिए हम लोग उसे सीख रहे हैं ताकि हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। अब देखिए, जो लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है, हम आगे भी आप लोगों को बताएंगे। तो पाइथन HLL में आता है, मतलब एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये अभी हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए, जो डिवाइसेस होती हैं उनसे हम इस लैंग्वेज का यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बात कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैं अभी आप लोगों से हिंदी या इंग्लिश का यूज करके बात कर रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड्स को बोल रहा हूँ। उन वर्ड्स को मिलाकर क्या बन रहा है? सेंटेंस, और सेंटेंसेस को मिलाकर बनते हैं पैराग्राफ्स, जो हम एक दूसरे को समझाते हैं, बताने के लिए यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे ए है, ठीक है। ए मतलब क्या है मुझे आपको नहीं पता, बट मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा प्लस। तो ए प्लस तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब अभी भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, अब लिखा बी, अब मीनिंग समझ में आ रही है कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी को क्या कर दो? ऐड कर दो। और उसी में लिख दिया जाए इक्वल सी। अब तो मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं और वो इक्वल है सी के। तो इसी तरीके से जो ए है, प्लस है, बी है, इक्वल है और सी है, ये सभी के सभी हमारे लिए हो जाते हैं डेटा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये सब अलग अलग थे तो इनका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन एक साथ कलेक्ट हो गए तो मीनिंग निकल के आई। इसका मतलब डेटा इज अ रॉ मटेरियल, ये डिफिनेशन है डेटा की। डेटा इज अ रॉ मटेरियल। डेटा एक बेकार की चीज है, उसका अपना कोई मीनिंग सेंस नहीं है, लेकिन जब उसे कलेक्ट कर दिया जाता है तो उसका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, वो हो जाता है इंस्ट्रक्शन। वो क्या हो जाता है? इंस्ट्रक्शन। क्या आपको इस लाइन की मीनिंग निकल के आ रही है, समझ में आ रही है? हाँ, इस पूरे कलेक्शन की एक मीनिंग समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो मीनिंगफुल डेटा होते हैं, कलेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल डेटास, क्या होता है आपका? यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए क्या डिफिनेशन बनाओगे आप लोग? एन इंस्ट्रक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाज, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ द डेटाज क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन के बाद हम और भी इंस्ट्रक्शन लिख लें तो मतलब और भी डेटाज का क्या कर दें, हम कलेक्शन कर लें और उसके बाद इंस्ट्रक्शन बना लें। तो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हो जाए तो देखिए, ये इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का जो कलेक्शन बनेगा, वो कलेक्शन बनता है आपका प्रोग्राम। क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम ही एक सॉफ्टवेयर भी होता है। जो प्रोग्राम होता है वो केवल प्रोग्राम नहीं है, वही क्या है आपका? सॉफ्टवेयर भी है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिफरेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी कई जगहों पे आपको समझने को मिलता है कि ये डिफरेंट है। तो कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन पहले समझिएगा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से बना। अब ये जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, उन सभी प्रोग्राम्स को हम लाके कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन हो जाएगा तो वो कलेक्शन होगा आपका सॉफ्टवेयर।
अभी तो मैंने बोला कि प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम्स का कलेक्शन भी सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपका एक एग्जांपल यूज करता हूँ। जैसे आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को यूज किया है, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पेजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका एक प्रोफाइल का पेज होता है, एक आपका चैट बॉक्स होता है, एक आपका फ्रेंड लिस्ट होता है। उन सभी के अपने अपने फीचर्स अलग अलग होते हैं। मतलब उन सभी में अपने अंदर, उन सभी के अंदर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर की सारी चीजें हैं। मतलब हर एक पेज, चाहे वो आपका प्रोफाइल का पेज हो, फ्रेंड लिस्ट का पेज हो, वो क्या है, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स को कलेक्ट करने के बाद ही आपका फेसबुक भी बना। तो फेसबुक क्या है, एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन, मतलब वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो एक छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को कलेक्ट करके जो बनता है वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। और ये बड़े सॉफ्टवेयर को भी प्रोग्राम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसे हम प्रोग्राम नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये सब क्या होता है क्लियर हो चुका है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए, जो प्रोग्राम होता है ये लिखने के लिए हमारे पास वे कुछ तरीके होते हैं कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं। तो डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। पाइथन की प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग डायरेक्टली नहीं की जाती है। उसके लिए हम सबसे पहले नंबर पे यूज करते हैं एल्गोरिदम को, उसके बाद यूज करते हैं फ्लो चार्ट, और थर्ड नंबर पे आता है प्रोग्रामिंग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप किसी भी तरह के किसी प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि आपको खुद से कि वो जो प्रोग्राम आप बनाना चाह रहे हैं वो प्रोग्राम कैसा होने वाला है, या फिर वो प्रोग्राम किस तरह के टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो उसका एक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, प्लान बनना चाहिए। तो वो जो आइडिया या प्लान होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, वही आइडिया या प्लान क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ठीक है। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम के लिए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एन एल्गोरिदम इज द पार्ट ऑफ ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो एक एल्गोरिदम क्या होता है, एक एल्गोरिदम किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट प्लान होता है। ठीक है ना, उसको आप लोग थोड़ा समझ के रखिएगा। ब्लूप्रिंट होता है या प्लान होता है। अब देखिए, एल्गोरिदम को अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ए और बी को ऐड करने का एक सॉफ्टवेयर आप बनाना ही चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स को अप्लाई करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, इसके थ्रू आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, हम सबसे पहले प्रोग्राम को अपने स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ए और बी को अगर हमें ऐड करना है, तो ए और बी हमारे पास होने भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में टेक करेंगे ए एंड बी को, टेक ए एंड बी। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे ये जो टेक है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जिनका हम यहां पे यूज करते हैं। हम बहुत लंबे सेंटेंसेस को यहां नहीं लिखते हैं, हम बचने का प्रयास करते हैं लंबे सेंटेंस लिखने से। हम छोटे छोटे सेंटेंस लिखने का प्रयास करेंगे। स्टेप नंबर 3 जो होता है वो क्या है, अब देखिए, जो हमको ए और बी मिल ही चुका है, तो हमारे प्रोग्राम में हमें क्या करना था, ए और बी को ऐड करना था। अब जब मिल चुका है तो हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी। सम में क्या कर दिया, ए और बी को हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सम नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर कंटेंट भी कर लिया। ठीक है। अब हमारा देखो ए और बी ऐड भी हो चुका है। जब ऐड हो चुका है, उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, तो हम रिजल्ट देख लेते हैं। और रिजल्ट को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट। क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे सम को। प्रिंट किया सम को, सम को प्रिंट करने के बाद हमारा लास्ट का स्टेप होगा, लास्ट का स्टेप होता है एंड या स्टॉप। अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो पहला स्टेप और ये लास्ट स्टेप, ये कंपलसरी है, किसी भी एल्गोरिदम में आपको यूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो भी हमें बनाना है, उसका जो प्लान रेडी हुआ है वो कितने लाइन का है, 3 लाइन्स का है। ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब हमारे पास एक प्लान बनके रेडी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें
क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है एज अ बिगनर, क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कन्फ्यूजन्स आ जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी कि अब हमें क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, वही क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ठीक है, इसके अपने कुछ फायदे भी होते हैं, तो हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। हेडिंग बना लीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिखते चलिएगा। हेडिंग बना लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। अब देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्लियर होता है। क्या होता है, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए पूरी क्लियर, हर एक स्टेप में क्या करना है वो चीज एकदम क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। मतलब किसी भी एक एक टास्क के लिए एक एक स्टेप दिया गया है। ठीक है ना, एक एक वर्क के लिए आपको अलग से वो कंफ्यूज नहीं करेगा, एक साथ लिखा नहीं है। दूसरा क्या होता है, क्लियर के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो इनपुट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, तो वेल डिफाइंड इनपुट्स। ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी इनपुट्स हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड है। उसके बाद वेल डिफाइंड आउटपुट्स, मतलब इसका जो आउटपुट है वो भी एक वेल डिफाइंड है। तीसरा ये कंसाइज होता है, कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है छोटा, छोटे में लिखा जाता है, तो यहाँ पे चीज़ों को समझना भी आसान होता है। इसलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड्स को, जैसे टेक। टेक मतलब लेना। अब यहाँ पे देखिए ए और बी को लिया गया है, अब हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ये क्या होता है, काफ़ी कंसाइज होता है, जिससे हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि यहाँ पे ये जो होता है ये फाइनाइट होता है, फाइनाइटनेस होती है इसमें, कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता, मतलब जितना भी है इसमें जितने भी स्टेप्स हैं वो फाइनाइट हैं, निश्चित हैं कि कितने स्टेप हैं। ठीक है ना, तो हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हर एक एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी बार बनाएंगे उतनी बार वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये इसके हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके टाइप्स हैं, टाइप्स को हम समझ लेते हैं पहले। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी होते हैं, उनमें से मैं केवल 2 की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं। तो टाइप में 2 की बात कर लेता हूं। पहले नंबर पे आता है ग्रीडी। ठीक है, ये एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा भी गया था, तो ध्यान रखिएगा, GREEDY। ठीक है, ग्रीडी। और दूसरा होता है रिकर्सिव। रिकर्सिव, ये एस है, रिकर्सिव। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अगला इसका बताते हैं, इसमें एक और चीजें हैं, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा एल्गोरिदम के प्रोसीड्यूर्स की। प्रोसीड्यूर मतलब इसके जो प्रोसेस होते हैं, कैसे इसमें जो बनाते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के प्रोसीड्यूर की बात कर लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के जो प्रोसीड्यूर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग है प्रोसीड्यूर टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोसीड्यूर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब सबसे पहले जो हमारा प्रोसीड्यूर है उसमें होगा स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। ठीक है, ये अच्छा हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमको जगह कम पड़ सकती है। ठीक है, हम स्टेप 1 की बात करते हैं। प्रोसीड्यूर का पहला स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब हमारा जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर से है। ठीक है ना, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की रही। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मतलब हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या टास्क होने चाहिए, या फिर क्या क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले से सोच के रखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्लानिंग करके रखते हैं वही क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों ने देखा है एल्गोरिदम में। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक तरह से अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्या है, आपका एल्गोरिदम है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आता है डिजाइन एंड
डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम उसका ब्लूप्रिंट एक प्लान बना के रख लेते हैं, प्लान बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप और एल्गोरिदम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने का मतलब उसको फ्लो चार्ट में चेंज करते हैं। फ्लो चार्ट क्या है, अभी मैं जस्ट आगे समझाने वाला हूं। फ्लो चार्ट में आप इन सभी के सभी प्लानिंग, सभी स्टेप्स को एक डायग्राम में चेंज कर देते हैं ना, डायनेमिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सॉरी डायग्राम के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उससे हमारे लिए समझना आसान हो जाता है जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं। तो वहां पे कुछ सिंबल्स भी होते हैं उसके अपने, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में अब जो हमारे पास ये डायग्राम बन ही चुका है, तो हम अपने कोड को राइट कर लेते हैं। हम राइट करेंगे कोड को। अब आपका जब कोड लिख लोगे ना, अब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर लिए। कोडिंग करने के बाद का स्टेप हो जाता है स्टेप नंबर 4 में आपका ये जो कोड है ये कंपाइल हो जाता है, ठीक है ना। कंपाइलर होता है यहाँ पे। कंपाइलर क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ, ये LR है। कंपाइलर क्या है, देखिए कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम है इसे कंप्यूटर के समझने के लायक बनाते हैं। मतलब आपका ये जो प्रोग्राम, जो आप लोग सीख रहे हो ना, जैसे आप C सीखो या पाइथन सीखो, जावा स्क्रिप्ट, जावा सीखो, ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर नहीं समझता अभी भी, लेकिन ये हमारे समझने के लिए आसान है और इसको कंप्यूटर के जो लैंग्वेज समझता है उसमें चेंज करना आसान है, इसीलिए हम इन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो हम क्या किए, हम पाइथन में कोई प्रोग्राम को लिख लेते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद वो कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लगे होते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि इस प्रोग्राम को उस लैंग्वेज में चेंज कर देंगे जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है, और वो लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये आगे ट्रांसलेटर्स का टॉपिक है, उसमें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के बाद आता है स्टेप नंबर 5। आई होप कंपाइलर में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, रन कर लेते हैं। अब प्रोग्राम क्योंकि ट्रांसलेट हो चुका है, कंप्यूटर के समझने के लायक हो चुका है, तो अब कंप्यूटर इसे क्या करेगा, रन करेगा, इस पर काम करना शुरू करेगा। जैसे ही कंप्यूटर इसको क्या करेगा, रन, तो रन करने के बाद उसका आउटपुट दिखाएगा, रिजल्ट हमको दे देगा। तो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग। रिजल्ट के साथ हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग एंड एक और चीज है डीबगिंग। टेस्टिंग एंड डीबगिंग दोनों को समझाता हूं। जब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, सॉफ्टवेयर मान लीजिए आपने सम करने का सॉफ्टवेयर बनाया कि a + b को ऐड करना है, लेकिन आप जब प्रोग्राम को रन कराए और आपका a की जगह पे था 2 और b की जगह पे था 6, तो a + b को ऐड करके आना चाहिए था 8, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 12, मतलब आंसर गलत आ रहा है। तो ऐसे में क्या कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर सही आंसर दे रहा है या नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर को जिस पर्पज से बनाया गया था क्या वो वैसे ही काम कर रहा है। अगर वैसा काम नहीं कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इनपुट दिया गया था, जो हमारा डेटा था, वो डेटा सही आंसर दे रहा है कि नहीं, जो प्रोग्राम था वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे हमने 2 + 6 लिया है, 2 + 6 का आंसर क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं प्लस, लेकिन वहाँ पे आंसर क्या दे रहा है 12। तो हम जाके चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब देखेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इस कारण से हमको आंसर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो अब ये जो गलती थी ना, इस गलती को बोलते हैं बग, इसे क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बग को हटाएंगे, हटाकर यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए था, प्लस में चाहिए था, तो यहाँ हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो इस बग को हटाने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये डीबगिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई होता है, कि जो आपका प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एरर को हटा दिया, तो एरर हटाने के बाद प्रोग्राम को हमने मॉडिफाई तो किया। मॉडिफिकेशन मतलब किसी तरह का बदलाव करना। तो बदलाव करने के बाद अब जो हमारा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है। तो अब हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का सारा प्रोसेस खत्म होता है।
सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आई होप ये आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है और फ्लो चार्ट को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है।